नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। संसद में जबरदस्त चर्चा चल रही है संविधान दिवस के मौके पर। सत्ता पक्ष एक तरफ जहां संविधान की ताकत को बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसी संविधान के नाम पर सत्ता पक्ष की घेराबंदी करता हुआ नजर आया। एक तरफ प्रियंका गांधी कहती हैं कि आप बताइए आपने क्या किया, हमने क्या किया, अब इस पर सवाल की बात नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया ये समय उस पर चर्चा कर नहीं, आपने क्या किया ये आपको बताना होगा। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की कुछ तस्वीरों का जिक्र अखिलेश करते नजर आ रहे हैं, इस बीच राजनाथ सिंह ने जब चर्चा की शुरुआत की तो किस तरह से बात शुरू की। भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का यह एक रोड मैप है अध्यक्ष महोदय, और साथ ही यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। भारत को पुनः एक आदर्श राष्ट्र बनाने का भी यह अध्यक्ष महोदय रोड मैप है, और यह रोड मैप है विकास का, रोड मैप है समता का, रोड मैप है न्याय का, रोड मैप है स्वतंत्रता का, बंधुता का, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का। यह रोड मैप है नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने का। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी। और आइए चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी, मुन्ना खान नेता कांग्रेस, अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इस वक्त हमारे साथ में हैं। और सबसे पहले खेमचंद जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि सत्ता पक्ष आप हैं और विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि संविधान को आप लोग चोट पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। हम संविधान को मजबूत कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं, और पिछले 10-11 साल में जो भी हमने चेंज किए हैं वो देश हित में किए, जनता के हित में किए। अगर ट्रिपल तलाक हटता है तो क्या वो जनता को फायदा नहीं होता? क्या बहनों को फायदा नहीं हुआ? क्या मुस्लिम बहनों को फायदा नहीं हुआ? लाखों की संख्या में ऐसी मुस्लिम बहनें हैं जो बहुत ही बुरा जीवन जी रही थी, बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेल रही थी, बहुत परेशानियां झेल रही थी, उनका परिवार झेल रहा था, और उन लोगों ने सभी ने योगी और मोदी जी को समर्थन दिया इलेक्शन में। फिर हमने 370 हटाया। तो जो भी हमने चेंजेस किए वो एम्पावरमेंट के लिए किए, बेटरमेंट के लिए किए, अपलिफ्टमेंट के लिए किए, देश की भलाई के लिए किए। वहीं कांग्रेस ने जो चेंजेस किए वो अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए किए, अपने फायदे के लिए किए। संविधान को सस्पेंड किया, संविधान को उन्होंने बर्खास्त किया, इमरजेंसी लगाई, और वो लोग हम पे आरोप लगाते हैं। हम एम्पावरमेंट करने वाले हैं, हम लोग अपलिफ्टमेंट करने वाले हैं, हम लोग ऐसा कांग्रेस की तरह नहीं करने वाले कि हमें कोई परवाह या किसी व्यक्ति को। आज की चर्चा संविधान दिवस पर हो रही चर्चा को लेकर हो रही है। संसद के दोनों ही सदनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी शुरुआती दौर में लोकसभा के अंदर चर्चा हो रही है और उसके बाद राज्यसभा के अंदर होगी। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमारा संविधान बहुत ही मजबूत है, जो एक नागरिक को नागरिक होने का हक देता है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप उसी संविधान को चोट पहुंचा रहे हैं। प्रियंका कहती नजर आती हैं कि आप बताएं कि आपने क्या काम किया है। एक बार मुन्ना खान की तरफ रुख करते हुए, मुन्ना खान जी ये कह रहे हैं कि हम तो जनहित के कदम उठा रहे हैं, आपको ही ऐतराज है उन जनहित के कदमों से, इसीलिए आप इस तरह की बातें करते हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुद्दों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। कभी भी आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक देखेंगे तो कहीं ना कहीं शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इनमें उलझी रहती है। सवाल यह है कि जिस तरीके से आज विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष क्या मांग रहा है? विपक्ष तो देश हित की बात कर रहा है। विपक्ष उन युवाओं की बात कर रहा है जो 78 लाख युवा बेरोजगार है, उन किसानों की बात कर रहा है जिसकी आत्महत्या रोज बढ़ती जा रही है। आज क्यों हमारे यहाँ शिक्षित युवा 35 पर डे 35 लड़के जो 35 हमारे बच्चे हैं वो रोज आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, खेमचंद जी, मुद्दा कोई नहीं बदल रहा। आप कि कांग्रेस संविधान को मजबूत कर रही है या भारतीय जनता पार्टी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने आप बदल रहे, आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं आप उस संविधान आप सुन तो ले, आप उस संविधान की बात कर रहे हैं जहाँ पे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, शिक्षकों पे लाठियां बरसाई जा रही है। उन संविधान की बात हो रही है, उन संविधान की बात हो रही है जहाँ युवाओं पे, बेरोजगारों पे, किसानों पे, महिलाओं
पे। पर मुन्ना खान जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी मुन्ना खान जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार में नहीं हुआ कि महिलाओं को घसीटा नहीं गया। जब महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर दिल्ली की सड़कों पर थी तो ऐसे तो नहीं कि आपने नहीं घसीटा। बात यह है कि संविधान दिवस के मौके पर जो बातचीत आज की जा रही है वो संविधान को कैसे सशक्त किया जाए इस पर होनी चाहिए या फिर शिकायतों पर होनी चाहिए, ये एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। जल्दी से, फिर मुझे अशोक जी के पास जाना है। देखिए पूजा जी, मैं यही कह रहा हूं कि मान लीजिए आप कहेंगे नहीं पिछले सरकार में ये गलतियां थी, अब हमारी गलतियों को माफ करे, तो इसके लिए जनता ने आपको नहीं चुना है। कहीं ना कहीं एक बेहतर भविष्य के लिए युवाओं ने आपको वोट दिया है, किसान ने वोट दिया, जवान ने वोट दिया, महिलाओं ने वोट दिए, एक अच्छी भविष्य के लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए। क्या आज आप उनके एक अच्छे भविष्य पे चिंता कर रहे हो? अगर आप चिंता करते। ठीक है अशोक यादव जी, अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान में उस वीडियो का जिक्र किया है जिसकी एक और हकीकत भी सामने आई थी। अशोक जी, किस वीडियो की बात कर रहे हैं पूजा जी? किस वीडियो की बात आप कर रहे हैं? वही वीडियो जिसमें एक अधिकारी के हाथ में बंदूक है, उसी बात का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे वीडियो सामने आए जिसमें लोगों के हाथ में पत्थर थे और वो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे थे। देखिए पूजा जी, जो आप चुनाव के दौरान जो वीडियो की बात कर रही हैं वो तो आपको दिखा, बंदूक में के हाथ में लेकर के अधिकारी लोकतंत्र को धमका रहा था, न सिर्फ वोटरों को बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को धमका रहा था। वो योगी सरकार का अधिकारी, वो तो आपने कैमरे पे देखा। जो चीज आपने कैमरे पे नहीं देखा उस चीज पे मैं आता हूँ। आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साल भर पहले एक आदेश दिया था कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो लोग चुनाव आयोग है उसका निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। और माननीय मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के को स्वस्थ बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई भी रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन उस डेमोक्रेसी को, जिसको माननीय मोदी जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए, क्रश करने के लिए उन्होंने सीजेआई को वहां से रिप्लेस कर दिया, वहां से हटा दिया और अपने मातहत आने वाले कैबिनेट मंत्री को उनके जगह पे बैठा दिया ताकि उनका बहुमत हो, जिसको चाहे वो चुनाव आयुक्त बनाए और अपने मनमाफी सारी चीजें करें। पर अशोक जी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। अभी आप लोगों की ही डिमांड पर विपक्ष ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, रैंडम चेकिंग हुई, और उस रैंडम चेकिंग में ये फिर से पुख्ता हुआ कि जिस ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बात की जाती है ऐसी कोई बात नहीं। पर्ची का मिलान ईवीएम के साथ हुआ, एकदम सटीक था। तो फिर ये नहीं हुआ कि जो आपको लगता है कि आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, जहां जीत मिलती है उसी ईवीएम के जरिए वहां पर आप धांधलेबाजी की बात को नकारते हैं, जहां पर आप हार जाते हैं वहां पर आप लोग बार बार ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं? पूजा जी देखिए, हिपोक्रेसी के अगर एग्जाम्पल देखना हो तो आपको भाजपा की सरकारों को देखना पड़ेगा, जहां पे वो तमाम ऐसी बातें करते हैं कि लोगों को लगता है कि सबसे बड़े देशभक्त वही हैं, लेकिन देश को बेचने में कोई कोर कसर मोदी सरकार नहीं छोड़ती। ये हिपोक्रेसी ही था उनका, जब कहते थे ना, ये कसम मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कुछ बचा है क्या देश में पूजा जी? इसका जवाब खेमचंद जी देंगे। खेमचंद जी इसका जवाब दीजिएगा। को उन्होंने बेच डाला और हिपोक्रेसी के एग्जाम्पल आप हमसे पूछ रही हैं। देखिए, ये लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं, परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ लोगों की पॉलिटिक्स करते हैं, वो ये नहीं समझ सकते। लेकिन एक सेकंड, एक खेमचंद जी, जिन रीजनल पार्टीज का आप जिक्र कर रहे हैं उनका आधार क्या है? आप किसी भी रीजनल पार्टी को अगर उठाकर देखते हैं तो सबका प्रारूप लगभग समान है। और दूसरी बात आती है परिवारवाद की, तो यहां पर ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी में नेता नहीं है जिनके बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं है, और ऐसा नहीं कि वो शिखर पर नहीं है। पूजा जी ऐसा नहीं, देखो परिवारवाद का मतलब है जहाँ गारंटी है कि एक ही परिवार का व्यक्ति वही सीएम बनेगा, वही अध्यक्ष बनेगा, वही महामंत्री बनेगा और उसी परिवार के ज्यादातर सदस्यों को मौका मिलेगा। वो समाजवादी पार्टी में, वो कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपके पिताजी दादाजी पॉलिटिक्स में है और आप मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आप बनोगे, भारतीय जनता पार्टी के बिहार पे सीएम आप बनोगे, प्रधानमंत्री आप बनोगे। ऐसी गारंटी किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं और समय के अनुसार हमारी जिम्मेदारियां बदलती रहती है, बहती गंगा है। अब बात आती है संविधान की, तो हम लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है, ट्रांसपेरेंट किया है। इनके जमाने में क्या होता था
कि प्रेशर भी बनाया जाता था, मिसयूज भी किया जाता था और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आज पूरी ट्रांसपेरेंसी है और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम करें। एक बात बताइए, अगर हमें मैनिपुलेशन करनी होती तो लेकिन लोकसभा में आरटीआई करते का थे, हक तो लोकसभा में- कांग्रेस ने दिया था ना, इनके किए हुए कामों को नकार भी नहीं सकते ना RTI का खेमचंद हक जी। दिया, लेकिन जिस कितने लोगों जिस को- राइट टू और कितने इंफॉर्मेशन लोगों के को- जरिए आज भी इंफॉर्मेशन पाई जाती है, वो किसकी देन है? नहीं, वो देन पूरी संसद की है और उसमें ये लोग भारतीय तो जनता पार्टी जो इन्फॉर्मेशन opposition छिपाने में थी, वहाँ लगे पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, इन लोगों की उनका अगर बहुत बड़ा बात करूं तो contribution है। सारे इन्फॉर्मेशन भारतीय ये जनता लोग पार्टी छिपाने के में नेता लगे हैं। सुषमा स्वराज जी, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और जेटली जी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुरली मनोहर जोशी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो पीएससी के उस समय अध्यक्ष थे। इन पे प्रेशर डाला गया, इन पे दबाव डाला गया कि जनता को हक दो, नहीं तो ये हक देने वाले कहाँ हैं? ये तो लूटने वाले हैं। इन्होंने जमीन से लेके आसमान तक सब कुछ बेच डाला, सब में घोटाला किया। क्यों 11 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ? क्योंकि हमारी जो नीति और नीयत साफ है कि हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमें गुड गवर्नेंस देनी है और गुड गवर्नेंस देते हुए हम लोगों को एम्पावरमेंट करना है। और ये कहते हैं हमने क्या जहां किया, आपने 78 डाला, लाख क्या युवा नहीं डाला? बेरोजगार हो, Reinvestment आप समझो। जहां 78 आज लाख हम युवा 4 बेरोजगार हो, वो ट्रिलियन विकसित डॉलर देश की बनने जा रहा है। जहां पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा हो, वो विकसित देश बनने जा रहा है, वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। जिस देश में किसानों को ऊपर लाठियां बरसाई जा रहे हो, वो विकसित देश बनने जा रहा है। वो भी आप थोड़ी शर्म करो खेमचंद शर्मा जी, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। हम बांग्लादेश से नीचे आ एक-एक करके गए, बात करते हम हैं। बांग्लादेश से One by नीचे one आ बात करते हैं। गए और शर्म नहीं आ रही। आप बार बार ये कह रहे हो कि हम विश्व गुरु बन रहे। उनको काम मिल रहा है, आज उनको हमारी recognition डीजीपी मिल रही है। दिन ब दिन आज गिर मैं रही है। आप सभी के पास वापस लौटती हूँ।